वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान के 34 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, या काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? तो ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, तो वास्तविक नहीं होगा। तो यानी पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब तीसरा और चौथा में देखिए, तीसरा में दिया गया है कि काल्पनिक तथा सीधा, और चौथा में दिया गया है काल्पनिक तथा उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा काल्पनिक तथा सीधा। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है, या चौथाई होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? विकल्प पहला, आधी होती है। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए F बराबर क्या होगा? R/2। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, F बराबर R/2। कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर गोलीय दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अवतल दर्पण। याद रखिएगा, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, रेन गेज से, या फिर ओडोमीटर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, हाइड्रोमीटर से। याद रखिएगा, द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। क्लियर? यहाँ पर जो दिया गया है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। क्लियर? रेन गेज से हम लोग क्या नापते हैं? तो रेन गेज से हम लोग वर्षा का माप करते हैं। क्लियर? और ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। तो याद रहेगा, अगर पूछा जाए हाइग्रोमीटर तो क्या होगा? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। क्लियर? और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का अपेक्षिक घनत्व। रेन गेज से वर्षा का माप किया जाता है, ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी की माप की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। क्लियर? यहाँ पर जो दिया गया है फेदोमीटर, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। क्लियर? हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ दिया गया है टेकोमीटर, टेकोमीटर से हम लोग वायुयान और मोटर बोट की गति की माप करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण,
समतल दर्पण या फिर एक लेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, उत्तल लेंस। याद रखिएगा, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक जो बना होता है वो बना होता है उत्तल लेंस का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से या अल्टीमीटर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। क्लियर? यहाँ पर हाइड्रोमीटर दिया गया है। हाइड्रोमीटर से हम लोग द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं और अल्टीमीटर से ऊंचाई की माप करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, एस्ट्रोबोस्कोप या फिर डिक्टाफोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल में या तरंग में, आवृत्ति में या श्रव्य तरंग में। तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्लियर? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा या काल्पनिक एवं उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, वास्तविक एवं उल्टा। क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर अवतल दर्पण के सामने समतल दर्पण के बीच रखी जाती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी 2, अनंत, 5 या 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अनंत। क्या होगा? अनंत। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गायरोस्कोप, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप या स्ट्रेबोस्कोप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। याद रखिएगा कि हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का? स्टेथोस्कोप। क्लियर? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है लेक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से, बैरोमीटर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, बैरोमीटर से। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, दूध की शुद्धता को लेक्टोमीटर से मापा जाता है,
उसके बाद गैसों की दाब की माप मैनोमीटर से किया जाता है और गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर या फिर अनंत पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। याद रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को जो रखा जाता है वो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण, लोह चूर्ण, निकेल या फिर गर्म एल्युमिनियम। यहाँ पर निकेल भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, निकेल। याद रखिए वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल या निकेल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोह चूर्ण, क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लेटिनम चूर्ण या फिर निकेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, लोह चूर्ण। याद रखिएगा कि अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में उत्प्रेरक के रूप में लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होगी तो वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर, फोकस पर या ध्रुव पर या फोकस और ध्रुव के बीच। तो याद रखिएगा जब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तो वस्तु कहाँ होगा? तो वस्तु होगा फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ होगा? फोकस और ध्रुव के बीच। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर, स्फिग्मैनोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, स्फिग्मैनोमीटर। याद रखिएगा कि रक्त का दाब स्फिग्मैनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। क्लियर। यहाँ पर दिया गया है पायरोमीटर, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। क्लियर। और गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता की माप की जाती है। क्लियर। और एनीमोमीटर से हवा की शक्ति की माप की जाती है। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का, निकेल का, तांबा का या फिर स्टेनलेस स्टील का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का क्रोड जो बना होता है वो नर्म लोहा का बना होता है। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर या स्वप्रेरण के सिद्धांत पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए या डीसी को एसी में बदलने के लिए या फिर डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए या एसी वोल्टेज में अपचयन या उपचयन करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है या ट्रांसफार्मर उपयुक्त होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है
विद्युत वाहक बल, दूसरा दिया गया है धारा, तीसरा दिया गया है प्रतिरोध और चौथा दिया गया है आवेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार जो किया जाता है वो प्रतिरोध मापने में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर या हाइड्रोफोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा हाइड्रोफोन। याद रखिएगा कि पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? तो हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। दूसरा दिया गया है कि विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तीसरा दिया गया है ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। और चौथा दिया गया है कि यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। लाउड स्पीकर जो है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है एवं यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी या डायनेमो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प चौथा डायनेमो। याद रखिएगा कि डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या फिर इंडक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा विद्युत मोटर। याद रखिएगा कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है? डायनेमो के द्वारा या इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा या बैटरी के द्वारा या परमाणु बम के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा बैटरी। याद रखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य बैटरी करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए या डीसी को एसी में बदलने के लिए या एसी को डीसी में बदलने के लिए। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा। रेक्टिफायर का जो कार्य है वो एसी को डीसी में बदलने का कार्य है। क्लियर। तो एसी को डीसी में बदलने का कार्य कौन करता है? तो रेक्टिफायर करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है वो केवल एसी में किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प पहला सही। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो है वो है विद्युत ऊर्जा। क्लियर। तो यहाँ पर विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ताप ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा रासायनिक ऊर्जा। याद रखिएगा कि शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये आज का अंतिम क्वेश्चन है।
कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या फिर विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है ट्रांसमीटर, कंप्यूटेटर या फिर अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, ट्रांसफार्मर। क्लियर? याद रखिएगा कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में बदलने का कार्य ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।